हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पद्मा धीमान। मेरे चैनल योगा की फ़िटनेस में आपका स्वागत है। मेरा अब से पहले टॉपिक था यौगिक के श्वसन प्रक्रिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने अगले टॉपिक में बताऊंगी कि योगा के लिए कैसे स्थान निर्णय करें, कैसा आहार लें। तो मेरा आज का टॉपिक है स्थान निर्णय। स्थान निर्णय अर्थात दूर देश में, अरण्य में और राजधानी में बैठकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा सिद्धि में हानि हो सकती है। क्योंकि दूर देश में किसी का विश्वास नहीं होता, वन रक्षक रहित होता है और राजधानी में अधिक जनसमूह रहने के कारण प्रकाश एवं कोलाहल रहता है। इसलिए ये तीनों स्थान इसके लिए वर्जित हैं। सुंदर धर्मशील देश में जहाँ खाद्य और पदार्थ सुलभ हो और देश अपद्रव रहित भी हो, वहाँ कुटी बनाकर उसके चारों ओर प्राचीर बना लें। वहाँ कुआं या जलाशय हो, उस कुटी की भूमि न बहुत ऊंची हो न बहुत नीची, गोबर से लिपी हुई, कीट आदि से रहित और एकांत में हो, वहाँ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। व्याख्या: प्राणायाम का अभ्यास दूर देश में या दूर जंगल में या राजधानी अर्थात शहर और जनता के बीच न करें। इसके अभ्यास के लिए पूर्णतः एकांत भी वर्जित है और भीड़ से भरा स्थान भी। साथ ही वे कहते हैं कि नए साधक को कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। दूर जंगल में अभ्यास करने से साधक को अन्य लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं होता। शहर की भीड़ में करने से सभी को योग का ज्ञान हो जाएगा, अतः दोनों ही स्थानों का चुनाव गलत है। प्राचीन समय में योग की शिक्षा सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं थी, अतः इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई साधारण व्यक्ति इसका ज्ञान प्राप्त ना कर ले। इसलिए महर्षि घरण ने अपने विचारों के अनुसार साधक को एक सुंदर धार्मिक स्थान में कुटी निर्माण कर उसके अंदर अभ्यास करने का निर्देश दिया है। सुदेशे धार्मिके राज्य सुभिक्षे निरुपद्रव्ये। ऐसा सुंदर धार्मिक स्थान जहाँ भोजन के लिए खाद्य पदार्थ सहजता से उपलब्ध हो और वहाँ किसी प्रकार के अपद्रव्य ना हो। कृत्वा कुटीरम तत्रेकम प्राचीरे परिवेष्टितम। और कुटिया की चारों ओर चार दीवारी हो। वाची कूप तडांगम च प्राचीर मध्यवर्ती च। उस घेरे के भीतर जल प्राप्ति के लिए या पोखर की व्यवस्था रहे। साधक की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। वह जहाँ निवास करे वहाँ उसे सुंदर प्रचुर मात्रा में जल प्राप्त हो। पूज्यपाद गुरुदेव परमहंस सत्यानंद जी कहा करते थे, स्थान से कुछ अंतर नहीं पड़ता। स्थान कैसा भी हो, मकान रहे या ना रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि पानी से प्यास भी बुझाई जाती है और पानी के परिसर में शुद्ध वायु विरचती है। अर्थात वायु का संपर्क पानी से होता है, जिससे आर्द्रता और तापमान अनुकूल रहते हैं। नाति निम्नम च कुटीरम कटि वर्जितम। कुटी की भूमिका ना तो बहुत ऊंची हो ना बहुत नीची, और उस स्थान में जीव जंतु ना हो। अगर जीव जंतु होंगे तो आपका दिमाग भी इधर उधर भटकेगा और आपके मन में एक डर भी बना रहेगा। यहाँ पर पुनः महर्षि घरण शुचिता की शिक्षा दे रहे हैं। स्थान गोबर आदि से लिपा पुता रहे, किसी प्रकार के कीटाणु ना रहें, स्वच्छ हो, पानी उपलब्ध हो और अल्कोहल व अपद्रव से दूर हो। ऐसे स्थान में साधक को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये निर्देश उस युग की आवश्यकता एवं लोगों की मनोभावना के अनुसार दिए गए हैं। आज के युग में जब योग सर्वव्यापी हो चुका है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तीर्थ स्थान भी प्रदूषित होते जा रहे हैं, तब सोच समझकर स्थान का चुनाव होना चाहिए। इसके बाद ऋतु का चुनाव करते हैं कि किस ऋतु में कौन सा अभ्यास होना चाहिए। किस मौसम में प्राणायाम के अभ्यास
प्रारंभ करना चाहिए। वैसे मौसम की चर्चा केवल प्राणायाम के अभ्यास में नहीं, योग के अन्य अभ्यासों में भी की गई है। ऋतु संबंधी सामान्य नियम तो बहुत स्पष्ट है। गर्मी, बरसात और ठंड में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जब तापमान उच्चतम हो या अधिक ठंड हो या अत्यधिक गर्मी हो या वर्षा के समय जब मौसम ठंडा गर्म हो, तब साधक को योगाभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जब तापमान उच्चतम हो या अत्यधिक ठंड हो या अत्यधिक गर्मी हो या वर्षा के समय जब मौसम ठंडा गर्म होता है, तब साधक को प्राणायाम का योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो योग के अभ्यासी हैं उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिया गया है कि बसंत ऋतु में योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए, जब मौसम में ताजगी हो, ना अधिक गर्मी हो ना अधिक ठंड हो। तो अब तक तो बात थी कैसे स्थान पर करना चाहिए और किस मौसम में करना चाहिए। अब हम बताते हैं काल निर्णय किस समय करना चाहिए, अर्थात हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। इनमें करने से यह अभ्यास रोग प्रदायक तो हो जाता है। वसंत और ऋतु में अभ्यास शुरू करना उचित है। इनमें करने से सिद्धि मिलती है और रोगों से निवृत्ति होती है, यह सत्य है। चैत्र से फागुन तक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिनमें 2-2 महीने की 6-6 ऋतु होती है। माघ के अगले वर्ष के फागुन तक 14 महीने होते हैं, 2-2 महीने की 1-1 ऋतु और 4-4 महीने की भी अनुभूति होती है। चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद में वर्षा, अश्विन कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष पौष में हेमंत और माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है। माघ से वैशाख पर्यंत बसंत का अनुभव होता है। चैत्र से आषाढ़ तक ग्रीष्म का, आषाढ़ से अश्विन तक वर्षा का, भाद्रपद से मार्गशीर्ष तक शरद का तथा कार्तिक से माघ तक शीत का अनुभव होता है। वसंत और शरद ऋतु में योगारंभ करने से सिद्धि का होना कहा गया है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा में योग की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। यदि इस समय योगाभ्यास की शुरुआत होगी तो रोग उत्पन्न होंगे। इस समय योगाभ्यास प्रारंभ करने से रोगों का उत्पन्न होना विशेषकर प्राणायाम के अभ्यास से अवश्यंभावी है। यदि हम मौसम के अनुकूल ना चले, मौसम के अनुकूल अभ्यास ना करें, तो जो गर्मी उत्पन्न होती है उसके कारण फोड़े, फुंसी, बुखार, सर्दी, जुखाम की शिकायत सामान्य रूप से रहेगी। वसंत ऋतु और शरद ऋतु के प्रारंभ में योग का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। इस समय जब योगाभ्यास प्रारंभ होता है, तब योगी अभ्यास में सिद्धि प्राप्त करता है और रोगों से मुक्त होता है। शरीर के लिए यह आवश्यक है कि योगाभ्यास के द्वारा जो परिवर्तन उसके भीतर होते हैं, उनके साथ वह सामंजस्य स्थापित करे। जब तक योग के द्वारा उत्पन्न प्रभावों के साथ शरीर का सामंजस्य नहीं होता, तब तक व्यक्ति तकलीफ़ों का सामना करता है। लेकिन यही मौसम में यदि योगाभ्यास प्रारंभ होता है और साथ ही हमारा शरीर तथा वातावरण योगाभ्यास अनुकूल है तथा योग के द्वारा शरीर के होने वाले परिवर्तनों को हम सह जाते हैं, तो सहनशीलता में वृद्धि होती है और इस परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि सहनशीलता ना हो तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद महीने की चर्चा करते हुए महर्षि कहते हैं कि चैत्र से फागुन तक संपूर्ण वर्ष को 6 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ऋतु 2-2 माह की मानी गई है। महर्षि गहरंड कहते हैं कि माघ से फागुन तक एक मौसम माना जाता है। आगे के मंत्रों में कहा गया है कि व्यवहारिक रूप से वर्ष को 3 भागों में विभाजित किया गया है। चैत्र और वैशाख वसंत ऋतु के अंतर्गत तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आते हैं। वर्षा ऋतु का समय रहता है और श्रावण तथा भादो मास में। शरद के अंतर्गत अश्विन और कार्तिक मास की चर्चा की गई है। हिंदी महीनों एवं ऋतुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए महर्षि अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न ऋतुओं के आगमन का समय निर्देश करते हैं। व्यवहारिक रूप से मौसम का 4-4 महीनों की अवधि में विभाजन करते हुए कहते हैं
कि माघ से वैशाख तक 4 महीने बसंत के होते हैं और चैत्र से आषाढ़ तक ग्रीष्म, आषाढ़ से अश्विन तक वर्षा और भादो से मार्गशीर्ष तक शरद और कार्तिक से माघ तक हेमंत या शीत का अनुभव होता है। प्राणायाम या योग का अभ्यास का आरंभ करने के लिए महर्षि घेरंड ने वसंत और शरद ऋतु को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इन्हीं ऋतुओं में प्राणायाम का निर्विघ्न अभ्यास किया जा सकता है। मौसम के अनुसार प्राणायाम की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। सामान्य रूप से योग में प्राणायाम को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे प्राणायाम जो शरीर में गर्मी और उत्तेजना लाते हैं, अनुकंपी तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। दूसरा, ऐसे प्राणायाम आते हैं जो शरीर को ठंडक, शीतलता और विश्राम की स्थिति प्रदान करते हैं। प्रानुकंपी क्रियाशील को बढ़ाते हैं। ऐसे प्राणायामों का है जो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र की क्रियाशीलता को संतुलित बनाते हैं। प्राणायाम के तीसरे समूह के जो अभ्यास हैं उनका किसी भी महीने में अभ्यास किया जा सकता है, क्योंकि वे शारीरिक उत्तेजना और तापमान को संतुलित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। वे अभ्यास जिनसे शरीर में गर्मी बढ़ती है अधिकांशतः ठंड के मौसम में किए जाते हैं, और वे अभ्यास जिनसे शरीर में शीतलता आती है गर्मी के मौसम में किए जाते हैं। इसी कारण महर्षि घेरंड कहते हैं कि ऋतु के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए, परंतु अभ्यासी साधकों के लिए अभ्यास में कोई ऋतु बाधक नहीं हो सकती। उनका अभ्यास इतना बढ़ जाता है कि साधन उनके लिए अस्वाभाविक नहीं रहता, वह उनकी नित्य क्रिया का अंग बन जाने के कारण लाभकारी ही रहता है। इसलिए उक्त उपदेश अनुभवी अभ्यासियों के लिए नहीं है। इसके बाद भोजन के संबंध में चर्चा की जाएगी। तो जैसे मैंने आपको आज के टॉपिक में काल निर्णय बताया है और स्थान निर्णय बताया है, मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आहार कैसा हम लें कैसा ना लें, मिताहार और निषिद्ध आहार। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि जैसा कि आपको पता है कि मैं एमए के फर्स्ट ईयर के नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप मेरे जो भी एमए कर रहा है उसे आप मेरे नोट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।